हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्लियामेंट। आज हम लोग पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे जुड़ जाएं एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। लास्ट क्लास जब भी हुई थी उसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ मिनिस्टर्स इसके बारे में बात करी थी। व्हाट इज स्टेट मिनिस्टर, व्हाट इज स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट एंड व्हाट इज स्टेट मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर, ये सब क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। पहले कुछ फैक्ट्स हम लोग लिखेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आज पार्लियामेंट की। पूरे डिटेल में हम लोग पार्लियामेंट को देखेंगे कि आर्टिकल 80 क्या है, आर्टिकल 79, आर्टिकल 81 है ना, और भी कैसे कैसे इनका चुनाव होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बेसिक सा पॉइंट है लेकिन लिखना है आपने, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, लॉन्गेस्ट सर्विंग, सबसे ज्यादा समय तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी जवाहरलाल नेहरू। तीसरा, सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी। इसके बाद याद रखेंगे फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु वाज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु वाज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, इंदिरा गांधी। फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर यानी फर्स्ट गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। नेक्स्ट याद रखिएगा, ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सबसे बुजुर्ग यानी सबसे ज्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले, ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी मोरारजी देसाई। और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सबसे युवा प्रधानमंत्री, सबसे कम उम्र में भारत का प्रधानमंत्री बनने वाले, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी। ठीक, पहले आप इसे लिखिए फिर हम लोग चलते हैं बात करते हैं पार्लियामेंट की, है ना। सभी को वारी गुड मॉर्निंग। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्टिकल, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट टॉपिक को। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, नहीं है? अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करें। कैन आई मूव टू नेक्स्ट पॉइंट? यस और नो, है ना। कई सारे है ना। लेस्ट सर्विंग तो आप याद रखेंगे, तस्मे जी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये ड्यूरेशन आप कमल जी देख लीजिएगा, है ना। पीएम प्राइम मिनिस्टर, लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आप डाल लीजिएगा, पूरा चार्ट आ जाएगा, उससे आप सबका ड्यूरेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तस्मे जी वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन के लिए बनते हैं। अभी हो जाएगा लगभग, मान लीजिए 5, आज कितना तारीख है? 15th, मतलब ये मार्च एंड तक मान लीजिए कि आपका हो जाएगा, मार्च एंड तक, या फिर हो सकता है 4-5 अप्रैल तक आपका ये फाइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। फर्स्ट फीमेल पीएम पता नहीं है, इंदिरा गांधी है, वाल्मीकि जी। अब इतना बेसिक सा चीज आपको नहीं पता है, फर्स्ट फीमेल पीएम
ठीक है, आगे चलें। हाँ, क्लास अब डेली ही चलेगी, है ना, डेली तो चल ही रही है ना क्लास। पिछले एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना, 2 दिन मैं चला गया था बाहर, मेरी मतलब मेरा कुछ मतलब पर्सनल वर्क था, तो उसमें मैं गया हुआ था। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। बिल्कुल सोहेल जी, ये सब हम आगे चलेंगे तो लिखाएंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पार्लियामेंट, है ना। आप लोगों को जितना पढ़ा रहा हूं उतना आप ध्यान से पढ़िए। पहले जो जो चीजें जहां पर आएगी जरूरत मैं उसे बताऊंगा वहां पर, है ना। आप लोग धैर्य बनाए रखिए। हाँ, संसद की जब बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला याद रखिएगा पार्लियामेंट, सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, पार्लियामेंट इज लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ आवर कंट्री। ठीक, यानी कि संसद हमारे देश की सबसे बड़ी, संसद हमारे देश की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था है, जो कि पूरे देश के लिए क्या करती है, कानून का निर्माण करती है। और दूसरा याद रखिएगा, पार्लियामेंट इज लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट इज लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि संसद भारत सरकार का विधायी अंग है। संसद क्या है, भारत सरकार का विधायी अंग है। संसद क्या है, भारत सरकार का क्या है, विधायी अंग है। इस चीज को आप याद रखेंगे। नो, कोमल सिंधे जी, मोरारजी देसाई वॉज द फर्स्ट गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम जनता दल पार्टी, फ्रॉम जनता पार्टी, जनता पार्टी से वो पहली बार बनते हैं। ठीक है, क्लियर कोमल जी। आगे की बात करते हैं तो याद रखिएगा, आर्टिकल 79 हमारे संविधान का कहता है कि संसद का गठन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद का गठन और ये कहता है संसद का गठन यानी पार्लियामेंट का गठन। आर्टिकल 79 कहता है पार्लियामेंट का गठन किससे, लोकसभा, राज्यसभा और किससे, राष्ट्रपति से मिलकर होगा, प्रेसिडेंट से मिलकर होगा। ठीक, संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होगा। ठीक है, तो पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं हम लोग आर्टिकल 80 की बात करते हैं। अच्छा अंगद जी, अभी तक कोई मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बताइए। जाकिर हुसैन प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, विश्वास बसु जी, वाह, बहुत बढ़िया। चलिए यहां तक लिख लिया सभी ने कोई नहीं, ठीक। अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करें। आर्टिकल 80, देखो आर्टिकल 80 क्या कहता है, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का संगठन, राज्यसभा का संगठन मतलब संगठन। ये राज्यसभा जो है वो कैसे बनी होती है,
कैसे बनी होगी, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो ये कहता है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा में कि जो राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ना, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जो राज्यसभा की जो अधिकतम क्षमता होगी वो कितनी होगी, 250, ठीक है। और जो प्रेजेंट वर्तमान में जो स्ट्रेंथ है राज्यसभा का वो कितना है, प्रेजेंट में कितना स्ट्रेंथ है राज्यसभा का, प्रेजेंट में स्ट्रेंथ है 245। समझना है ध्यान से। आर्टिकल 80 क्या कहता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो हो सकता है राज्यसभा का, आर्टिकल 80 वो क्या कहता है, 250 हो सकता है। और साथ ही साथ ये कहता है कि इस 250 में से 238 मेंबर्स जो होंगे दे आर मतलब इनडायरेक्टली elected MLAs of state and UT। यानी कि ये जो 238 मेंबर्स हैं, ये 238 मेंबर्स कैसे चुनकर आएंगे, जो 28 स्टेट हैं वहां के जो इलेक्टेड एमएलएज हैं उनके द्वारा इनडायरेक्टली चुनकर आएंगे। जो 3 यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर लेजिस्लेचर है, लाइक दिल्ली, पुडुचेरी, जेएंडके में भी इन फ्यूचर लेजिस्लेचर होगा। ये जो 3 यूटी हैं यहां से भी क्या होंगे, यहां के जो इलेक्टेड एमएलएज हैं वहां उसके द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। कौन, जो 238 मेंबर्स होंगे। साथ ही साथ कहता है ये आर्टिकल 80 का क्लाउज 3, ये आर्टिकल 80 का क्लाउज 3 कहता है प्रेसिडेंट आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज के क्षेत्र से, लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज के क्षेत्र से 12 मेंबर को नॉमिनेट करेंगे। 12 मेंबर को क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है, तो याद रखिएगा ऐसा लिखा गया है आर्टिकल 80 क्लाउज 3 में। आर्टिकल 80 क्लाउज 3 कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में, ठीक, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। कहां से, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से। यह आर्टिकल 80 क्लाउज 3 कहता है। यानी कि जो मैक्सिमम हो सकता है राज्यसभा में 250 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें कि 238 मेंबर्स को 28 स्टेट और 3 यूटी, है ना, 3 यूटी, ठीक है। इसमें क्या है, 3 यूटी जो है वहां से इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे वहां के एमएलएस के द्वारा और 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। लेकिन जो वर्तमान में जो स्ट्रेंथ है 245 का, उसमें कहां से कितने मेंबर चुनकर आते हैं इसकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सोयल जी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम लोग आते हैं प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करते हैं। पहले आप लोग इतना लिखिए और यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलें आगे, किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद। याद रखिएगा 2 प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है, प्रेजेंट में कितना स्ट्रेंथ है, प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं, 245। जैसा मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आपको लिखते चलना है। ये जो 245 मेंबर्स हैं प्रेजेंट में, इसमें से 233 मेंबर्स कहां से चुन करेंगे, 28 स्टेट तथा 3 यूटी के एमएलएस के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। एमएलएस के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे।
और 12 सदस्य वही प्रेसिडेंट के द्वारा। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत होंगे। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत होंगे। ठीक, लेकिन इसमें भी याद रखिएगा जो 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट से कितने मेंबर चुनकर आएंगे, तो याद रखिएगा 28 स्टेट जो हैं, इस 28 स्टेट से 225 सदस्य चुनकर आएंगे। 233 में से 225 कहां से चुनकर आएंगे, 28 स्टेट से। और जो 3 यूटी है, इस 3 यूटी से कितने मेंबर चुनकर आएंगे, 8। जैसे ये 8 कहां कहां से, याद रखिएगा इस 8 में दिल्ली से कितने चुनकर आएंगे, 3। पुडुचेरी से कितने चुनकर आएंगे, 1। पुडुचेरी से कितने चुनकर आएंगे, 1। एंड याद रखिएगा जो आपका इसके बाद जे.एंड.के जो यूटी है, वहां से कितने सदस्य चुनकर आएंगे, 4। यानी कि वर्तमान में जो स्ट्रेंथ है 245 का, इस 245 में से 233 28 राज्य और 3 यूटी के एमएलएस के द्वारा इलेक्टेड होंगे। ठीक, क्लियर है पॉइंट। जिसमें कि 28 स्टेट से 225, जो 28 स्टेट हैं उससे 225 सदस्य आएंगे, और जो बाकी 3 यूटी हैं उससे 8 सदस्य आएंगे, जिसमें कि दिल्ली से 3, जे.एंड.के से 4 और पुडुचेरी से कितने, 1 सदस्य होंगे। और 12 सदस्य को वर्तमान में जो स्ट्रेंथ है आपका राज्यसभा का, वो कितना है, 245। उसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। कहां से, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज के क्षेत्र से। मिनिमम मेंबर जो है 245 ही हो सकता है। वर्तमान में जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है ना, वो 245 मेंबर ही हो सकता है वर्तमान मिनिमम, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है रोहन, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। सोनू जी, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ना 250 का, हमारा आर्टिकल 80 कहता है कि राज्यसभा में अधिकतम जो सीट हो सकती है 250 हो सकती है, और उस 250 में से 12 सदस्यों को, आर्टिकल 80 क्लास 3 कहता है कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250 का, उसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करेंगे, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत करेंगे। और जो 238 बाकी के जो 238 सदस्य हैं, वो कहां से चुनकर आएंगे, राज्य और यूटी के एमएलएस के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। है ना, क्लियर है पॉइंट, आ गया समझ में। लेकिन वर्तमान का जो स्ट्रेंथ है 245, इसमें कहता है कि वर्तमान में जो 245 स्ट्रेंथ है, इसमें से 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे, और जो 233 मेंबर्स हैं वो 28 राज्य और 3 यूटी के एमएलएस के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे, जिसमें कि 28 स्टेट से 225 सदस्य चुनकर आएंगे, और 3 यूटी से कितने, 8 सदस्य चुनकर आएंगे। क्लियर, यह बात समझ में आ गई सभी को? किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बताइए। फिर हम इसके आगे चलेंगे, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करेंगे। हाँ जी, सभी को क्लियर हुआ, यस और नो? अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, वनली 3 यूटी से ही, क्योंकि 3 ही यूटी ऐसा है ना जहां पर कि लेजिस्लेचर है श्रेया जी, बाकी के जो यूटी है वहां पर लेजिस्लेचर नहीं है ना। ठीक है, 3 ही यूटी है जहां पर क्या है, लेजिस्लेचर है, इसलिए। अब देखिए अगला याद रखिएगा कि राज्यसभा, स्टेट तथा यूटी में राज्यसभा के सीटों का अलोकेशन, राज्यसभा के सीट का अलोकेशन स्केड्यूल 4 के प्रावधानों के तहत हुआ है। स्केड्यूल 4 के प्रोविजन के तहत हुआ है, यानी कि स्टेट और यूटी में जो राज्यसभा में सीटों का अलोकेशन है वो किसके प्रावधानों के तहत हुआ है, स्केड्यूल 4 के प्रोविजन के तहत हुआ है। और आपको पता है जो स्टेट और यूटी है वहां पर जो राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन हुआ है, स्टेट तथा यूटी में राज्यसभा के सीट का एलोकेशन उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हुआ है, उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हुआ है, यानी कि उसके जनसंख्या के अकॉर्डिंग हुआ है।
जैसे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट हैं जहां पर क्या कितनी सीटें हैं, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। जैसे सबसे ज्यादा कहां पर है, यूपी में 31 है, महाराष्ट्र है वहां पर कितना है, 19 है, वेस्ट बंगाल है वहां पर कितना है, 16 है ना। इसी तरह याद रखिएगा बिहार है, बिहार में कितना है, 16, जो इंपॉर्टेंट है जहां से आपसे सवाल बन सकते हैं। गोवा है आपका 1 है, एमपी है आपका 11 है ना, केरला है आपका 9 है, ओडिशा है आपका 10 है, इसी तरह हिमाचल प्रदेश है वहां पर आपका 3 है, 3 है, छत्तीसगढ़ है 1 है, के बाद आपका असम है 7 है, तरह राजस्थान है आपका 10 है। ठीक है, ये बाकी सबके भी आप लिख सकते हो, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक, क्लियर। उमंग पिछला मैंने लिखा है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, है ना, पिछला मैंने क्या लिखा है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ लिखा है। ठीक है, मैक्सिमम 238 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितना है, वर्तमान में आपका कितना है, 245 सीट थी। प्रेजेंट में जो राज्यसभा का स्ट्रेंथ है वो कितना है, 245 है, उसमें से 233 क्या है, इलेक्टेड है। 28 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज के हमारे के द्वारा। ठीक है, हाँ, शेड्यूल 4 के प्रोविजन पे हुआ है, बिल्कुल रोहन जी। हाँ, सीट नंबर पूछ सकता है, मैचिंग वाले इस सवाल में ऐसे पूछ सकते हैं श्वेता जी, है ना। ठीक, क्योंकि वहां पर विधानसभा की सीटें दिल्ली से ज्यादा है, विशाल वर्मा जी, है ना, क्लियर। और जो 1971 का पॉपुलेशन लिया जाता है यहां पर विशाल, है ना, और इन 1971 पॉपुलेशन ऑफ J&K इज मोर देन दिल्ली। ठीक है, इसका आइडिया नहीं है मुझे, है ना। सर फ्यूचर में वाईटी चेंज हो सकती है, यूटी चेंज हो सकती है, मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हैं श्रेया, मैं आपके, हाँ, सीजी का मतलब है छत्तीसगढ़। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राज्यसभा का गठन। सबसे पहले 3 अप्रैल 1952 को हुआ, यानी इसके पहले राज्यसभा नहीं हुआ करती थी। ठीक है, याद रखिएगा राज्यसभा का पहले नाम राज्य परिषद हुआ करता था, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट हुआ करता था, राज्य परिषद हुआ करता था। जैसे 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा कर दिया गया, राज्यसभा यानी हाउस ऑफ स्टेट कर दिया गया। राज्यसभा कर दिया गया। याद रखिएगा राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, यानी कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। तो याद रखिएगा राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। इसके बाद याद रखिएगा राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, यानी अपर हाउस। राज्यसभा को उच्च सदन या अपर हाउस भी कहते हैं। याद रखिएगा राज्यसभा को कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता।
राज्यसभा को कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है ना। आपको किसने बता दिया कि सभी काम लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है? जो भी डॉट डॉट डॉट, आप अपना पहले नाम लिख लें, जो भी नाम। कोई भी बिल, क्या लोकसभा कोई कानून अकेले बना लेती है? नहीं। क्या कोई संविधान संशोधन विधेयक जो है, क्या संविधान में संशोधन लोकसभा अकेले कर लेती है? नहीं। आपको किसने बता दिया कि राज्यसभा का कोई काम नहीं है, या फिर आपने किस किताब में ऐसा पढ़ लिया है? ये बताइए सर। 3 यूटी जिसमें मेंबर चुने जाते हैं, फ्यूचर में वो यूनियन टेरिटरी कोई दूसरी हो सकती है, या यही 3 रहेगी हमेशा ही? दूसरी भी हो सकती है, आगे हो सकता है किसी और भी, जैसे पहले J&K नहीं था, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसके तहत यह प्रावधान किया गया कि J&K में भी क्या होगा, लेजिस्लेचर होगा। इस तरह हो सकता है इन फ्यूचर और भी ऐसा कोई यूटी बनाया जा सकता है जहां पर कि लेजिस्लेचर हो। ठीक है। राज्यसभा का टेनर बिल्कुल नहीं होता है कमल सक्सेना, है ना, आपने कहीं गलत पढ़ रखा है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा डू नॉट हैव एनी टर्म। ठीक है। राज्यसभा क्योंकि एक परमानेंट हाउस है, तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता, बल्कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगर आपसे कभी पूछे सवाल कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा, और अगर उसमें ऑप्शन है 6 ईयर, तो वो गलत है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। राज्यसभा कभी डिसॉल्व भी नहीं हो सकता है। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है कमल जी। सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। सिटीजनशिप में पढ़ाया था आपको, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो आया था, उसके बारे में बताया था ना डिटेल में, तो उसी को अब लागू कर दिया गया है ना। आ गया समझ में? ठीक है, तो इतना आप लोग लिखिए, फिर चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ आर्टिकल 81 की बात करते हैं। पहले आप इतना लिख लीजिए। ठीक है सर, मनी बिल पहले राज्यसभा में पास होता है, एक लोकसभा में। ध्रुव, करेंटली वी आर स्टडिंग मनी बिल, नहीं ना? मनी बिल मैंने आपको पहले भी बताया है जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है ना। राज्यसभा क्यों डिसॉल्व नहीं हो सकती है सर? क्योंकि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है पूनम जी। हमारा संविधान कहता है राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता। हमारे संविधान के निर्माताओं ने, जो संविधान सभा के सदस्यों ने, राज्यसभा को एक परमानेंट हाउस बनाया है। ठीक है, इसलिए क्योंकि हमारा संविधान ऐसा कहता है कि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, है ना। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, डेफिनेटली लगा सकते हो। चौथे नंबर का इंग्लिश, राज्यसभा एवरी 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा, लिख लीजिएगा, एवरी 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर्स इन एवरी 2 ईयर। एवरी 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर्स इन एवरी 2 ईयर। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, आर्टिकल 81। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना है आपने। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का संगठन, लोकसभा का संगठन। देखिए, ये कहता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो हो सकता है लोकसभा का, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कैन बी 550। लेकिन जो प्रेजेंट में स्ट्रेंथ है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 543, 543। एंड याद रखिएगा, ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा are directly elected by people. All members of Lok Sabha are directly elected by people.
इनका इलेक्शन कैसे होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर आगे की क्लास में। लेकिन याद रखिएगा, जो पहले क्या प्रावधान था, पहले याद रखिएगा आर्टिकल 331, इसके तहत प्रावधान था पहले, आर्टिकल 331 में पहले प्रावधान था कि लोकसभा में दो आंग्ल प्रेसिडेंट, ऐसे लिख लीजिए, प्रेसिडेंट अगर चाहें तो लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के पर्सन को नॉमिनेट कर सकते थे, पर्सन को नॉमिनेट कर सकते, ऐसा प्रावधान था किसमें, आर्टिकल 331 में। लेकिन याद रखिएगा क्या होता है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 आर्टिकल 331 को समाप्त कर दिया गया। कहा दिया गया कि अब लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन नहीं होगा। यह आर्टिकल 331 जो था, इसको क्या कर दिया गया था, इसको रिपेल कर दिया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया था 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद और भी क्या क्या प्रावधान है इसमें। अभी 106वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है, कई सारी और बातें हैं, उसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, पहले आप लोग यहां तक लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। चलें आगे। अच्छा, अब देखिए एक चीज और यहां पर याद रखिएगा, ये जो 543 मेंबर्स है ना, इसमें से आप याद रखेंगे जो 28 राज्य हैं, 28 स्टेट हैं, यहां से कितने मेंबर चुनकर आते हैं, यहां से दोस्तों याद रखिएगा कितने मेंबर चुनकर आते हैं, 524। और जो 8 यूटी हैं, यहां से कितने मेंबर चुनकर आते हैं, यहां से दोस्तों याद रखिएगा 19 मेंबर चुनकर आते हैं, है ना। 524 राज्यों से, और जो 19 हैं वो कहां से, 8 यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं। ठीक है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, एंग्लो इंडियन क्या है, देखिए ऐसे मतलब अंग्रेज जो भारत में आए थे, ठीक है, लेकिन वो भारत की आजादी के बाद वो वापस नहीं गए, है ना, वो यहीं रह गए, यहीं पर उन्होंने अपना सब कुछ बसा लिया। तो वो उनके बच्चे है ना, वो क्या है, एंग्लो इंडियंस है। ठीक है, जिनका मूल क्या है, अंग्रेजी है। ठीक है, जिनका मूल क्या है, ब्रिटिश, ब्रिटिश मूल के जो यहां पर लोग हैं। आया समझ में। आगे चलें हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। अब देखिए इसके बाद की बात करते हैं, याद रखिएगा इसके बाद हमारे संविधान में एक है आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 ये बात करता है लोकसभा में SC ST के लिए सीट का रिजर्वेशन। लेकिन कौन सी सीट लोकसभा में SC ST के लिए रिजर्व रहेगी, लोकसभा में कौन सी सीट SC ST के लिए रिजर्व रहेगी, इसका निर्धारण कौन करेंगे, इसका निर्धारण किया जाएगा डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, है ना। इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, जो परिसीमन आयोग है उसके द्वारा किया जाएगा।
ठीक है। और याद रखिएगा लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है, 84। एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है, 47। और सबसे ज्यादा सीट कहां पर रिजर्व है एसटी के लिए, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा सीट एसटी के लिए एमपी में रिजर्व है, मध्य प्रदेश में, एमपी में रिजर्व है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अभी 106वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023, जिसे वुमन रिजर्वेशन एक्ट भी कहा गया, जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक भी कहा गया, है ना। और इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत याद रखिएगा आर्टिकल 330 ए जोड़ा गया। अभी इसको लागू नहीं किया गया है ना, ये सब संविधान में संशोधन हो गया, लेकिन इसे अभी इस चुनाव में लागू नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें ये प्रावधान है, इसमें ये प्रावधान किया गया, ये तब लागू होगा जब मतलब अगला सेंसस होगा, सेंसस का डाटा आ जाएगा, और वो सेंसस के डाटा के आधार पर जब डिलिमिटेशन हो जाएगा तब जाकर इसे लागू किया जाएगा, ऐसा भी प्रावधान किया गया। तो ये मत समझिएगा कि इस चुनाव से ये 106वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये इसी चुनाव से लागू होगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये तब लागू होगा जब क्या होगा आपका, जब नया सेंसस होगा, जो अगला सेंसस है उसका डाटा आएगा, उसके आधार पर जब क्या होगा, डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा, तब जाकर इसे लागू किया जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ कब, 2019 में हुआ। ठीक है, 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ, यानी कि कानून बन गया कब, नागरिक संशोधन विधेयक 2019 में बन गया, लेकिन उसे लागू कब किया जा रहा है, 2024 में, आफ्टर 5 ईयर। इस तरह संविधान संशोधन हो गया है 2023 में, लेकिन उसे लागू कब किया जाएगा, तो वो देखते हैं कब गवर्नमेंट इसे लागू करती है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 338 ए ये कहता है लोकसभा में वुमेन के लिए 1/3 सीट रिजर्व रहेगी। और इसके तहत ही दोस्तों याद रखिएगा एक आर्टिकल 332 ए जोड़ा गया, आर्टिकल 332 ए जोड़ा गया। यह कहता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में वुमेन के लिए 1/3 सीट क्या रहेगी, रिजर्व रहेगी। ठीक है, इसके बाद की बात करें, ठीक, सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है चंदन, सिटीजनशिप वाला लेक्चर जाकर देखिए, बताया हुआ है वहां पर मैंने डिटेल में उसे। और याद रखिएगा ये कितने साल तक लागू रहेगा, 15 साल तक, जब भी इसको लागू किया जाएगा 15 साल तक लागू होगा, और कैन बी एक्सटेंडेड, इसे और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, कैन बी एक्सटेंडेड। यानी ये जो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट है ये अगले जिस समय जिस दिन लागू होगा वो उसके 15 साल तक लागू रहेगा, और 15 साल के बाद फिर से देखा जाएगा कि इसे एक्सटेंड करना है कि नहीं करना है, और अगर सरकार चाहे तो इसे क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बताइए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखिए किस राज्य में कितना सीट है इसको आप लोग खुद लिख लीजिएगा, मैं 4-5 का लिख देता हूं, जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है मैं उसका सिर्फ यहां पर लिख दूंगा, है ना। मैं जो इंपॉर्टेंट है उसका मैं लिख दूंगा यहां पर, बाकी आप लोगों को खुद लिख लेना है। लिख लिया यहां तक सभी ने? हाँ जी सर, यदि कोई ब्रिटेन से अगर इंडिया में परमानेंट रहने लगता है तो वो भी आंग्ल इंडियन कहलाएगा? नहीं, ठीक है, जो आज़ादी के पहले जो भारत में रहते थे, है ना, वो भारत में रह गए, है ना,
और ऐसा अब ये कॉन्सेप्ट ही फेमस हो गया है ना, आंग्ल भारतीय वाला, है ना, इसका कोई अब मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए इसके आगे की बात करते हैं, अलग अलग राज्यों में कितने हैं। याद रखिएगा, यूपी में 80, महाराष्ट्र में 48, वेस्ट बंगाल में 42, बिहार में 40, इस तरह दिल्ली में 7, उत्तराखंड में 5, हरियाणा में 10, ठीक, इसी तरह चंडीगढ़ 1, आंध्र प्रदेश 25, ठीक है। इस तरह बाकी कई राज्यों के आप लिख सकते हो यहाँ पर, है ना, सबका यहाँ पर आपको मतलब मैं यहाँ पर लिखा नहीं सकता, है ना, आप बाकी के आप लिख लीजिएगा। जैसे कर्नाटक 28 है, असम 14 है ना, गुजरात 26 है, हिमाचल 4 है, झारखंड 14, ये सब आप लिख लीजिएगा खुद से, है ना, आप डाल लीजिएगा प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, है ना, और जितना मैक्सिमम आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं वो आप मेमोराइज कर लीजिए, है ना। 104 सीए क्यों हटाया गया? देखिए 104 जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम इसलिए लाया गया, सबसे पहले उसमें दो बातें करी गई थी रोहन जी 104वें संविधान संशोधन अधिनियम में। एक तो आर्टिकल 330 जो कहता है लोकसभा में SC ST के लिए सीटें रिजर्व रहेगी, और आर्टिकल 332 ये बात करता है विधानसभा में SC ST के लिए सीटें रिजर्व रहेगी उनके पॉपुलेशन के अनुपात में। तो पहला तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था उसमें यह प्रावधान किया गया, ये जो SC ST के लिए जो रिजर्वेशन है लोकसभा और विधानसभा में, उसको अगले 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, पहली बात। और दूसरा आर्टिकल 331 और एक आर्टिकल 333 था जिसमें कि यह कहा गया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर गवर्नर चाहें तो आंग्ल भारतीय समुदाय के एक मेंबर को क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में, हर राज्य की विधानसभा में अगर गवर्नर चाहें तो एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, आर्टिकल 333 कहता था। और आर्टिकल 331 क्या कहता था कि लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, कौन, प्रेसिडेंट, किससे, आंग्ल भारतीय समुदाय के उससे। लेकिन देखा गया कि हमारे देश के अंदर, पूरे देश में आंग्ल भारतीय समुदाय के जो सदस्य हैं उनकी संख्या बहुत कम रह गई है। लगभग उनकी संख्या 2000 से 3000 के आसपास है। अब 2000 से 3000 लोगों के लिए लोकसभा में 2 सीट भेजना ये कहां से जायज है? तो जब मोदी जी की सरकार आती है वो कहते हैं कि नहीं, हम ये 2000 से 3000 लोगों के लिए लोकसभा में 2 सीटें क्यों हम बेकार करें, ये प्रोविजन जो है इसे हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। या राज्य की विधानसभा में ये एक MLA को हम क्यों नॉमिनेट करें, ये जो प्रोविजन है उसे हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। क्लियर है, आ गया समझ में क्यों हटाया गया, ये बात समझ में आ गई ओमकार जी एंड रोहन सैनी जी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला याद रखिएगा, जो लोकसभा है, लोकसभा का गठन, या ऐसे लिख लीजिएगा, लोकसभा का, ऐसे लिख लीजिएगा, फर्स्ट लोकसभा का इलेक्शन 21 अक्टूबर 1951 से, सॉरी 1951 से 25 फरवरी 1952 तक हुआ। लेकिन देखिए यहां पर जो मैक्सिमम, जो भारत के ज्यादा क्षेत्रों में जो चुनाव हुआ था ना, वो कब हुआ था, वो जनवरी 1952 में हुआ था। जो ज्यादातर क्षेत्रों में जो चुनाव हुआ था, है ना, जो ज्यादातर क्षेत्रों में जो चुनाव हुआ था ना, वो कब हुआ था, जनवरी 1952 में हुआ था। इसलिए इसे 1952 का आम चुनाव कहते हैं। क्या बोलते हैं, 1952 का जनरल इलेक्शन कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, पहली लोकसभा का गठन, पहली लोकसभा का गठन कब होता है, 17 अप्रैल 1951
52 को हुआ। और याद रखिएगा लोकसभा की पहली बैठक, लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। 13 मई 1952 को लोकसभा की पहली बैठक होती है ना? क्लियर? इसके बाद याद रखिएगा दोस्तों, फर्स्ट लोकसभा में 489 सीट्स पर चुनाव हुआ, जिसमें दोस्तों याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसको 364 सीट्स मिलती है। सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको कितने 16 सीट मिलती है। जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स थे, स्वतंत्र मेंबर्स थे, इंडिपेंडेंट मेंबर को कितनी सीटें मिलती है? 37 सीट्स मिलती है। यानी जो स्वतंत्र सदस्य थे उनको कितनी सीटें मिलती है? 37 सीट्स मिलती है। इस चीज को आप याद रखेंगे। पहले आप इतना लिखेंगे, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। पहले आप इतना लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। और यहां पर अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये भी लिख सकते हो, भारतीय जनसंघ, एक पार्टी हुआ करती थी भारतीय जनसंघ, इसने कितनी सीटें जीती थी? इसने 3 सीटें जीती थी, याद रखेंगे। पूछिए क्या क्वेश्चन है सौरभ जी? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। हाँ जी सर, आपने बताया था कि इंडियन प्रेसिडेंट के पास अब्सोल्यूट वीटो है, लेकिन महेश कुमार के एनसीईआरटी बुक और खान सर ने बताया इंडियन प्रेसिडेंट के पास सिर्फ सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो है। देखिए अब्सोल्यूट वीटो भी है ना, जो हमारा मतलब एनसीईआरटी का बुक कहता है, एनसीईआरटी की बुक ये कहता है कि जो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के पास अब्सोल्यूट वीटो भी है, इसके बाद सस्पेंसिव वीटो भी है, और इसके बाद याद रखिएगा आपका पॉकेट वीटो भी है। क्लियर सौरभ जी? तो यानी कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो किसी भी बिल पर अब्सोल्यूट वीटो का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हमारे देश के राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो नहीं है? तो याद रखिएगा कौन सा वीटो नहीं है? क्वालिफाइड वीटो नहीं है। ये क्वालिफाइड वीटो वो सिर्फ किसके पास है? वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, और अब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग भी किया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके द्वारा क्या होता है? तो याद रखिएगा लोकसभा में सीट की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया, 545 कर दिया गया। पहले याद रखिएगा स्टेट में जो सीट हुआ करती थी, स्टेट में पहले सीट हुआ करती थी 500, उसको बढ़ा करके 525 कर दिया गया। और इसके बाद याद रखिएगा जो यूटी में सीट हुआ करती थी वो कितनी हुआ करती थी? यूटी में सीट हुआ करती थी 25, उसे घटा करके कितना कर दिया गया? 20 कर दिया गया। ठीक है, कब? तो ये 1973 में, 1973। याद रखिएगा लोकसभा में सीट की संख्या को 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 545 कर दिया गया, जिसमें कि स्टेट जो हुआ करता था, स्टेट के अंदर, जो राज्यों के अंदर सीटों की संख्या को 500 से बढ़ा करके कितना किया गया था? 525 किया गया था। और यूटी में सीटों की संख्या को 25 से घटा करके क्या कर दिया गया था? 20 कर दिया गया था। यानी कि पहले 525 हुआ करता था, बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 545 कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल बन सकते हैं रोशन कुमार जी, बिल्कुल बन सकते हैं। क्वालिफाइड वीटो क्या होता है? क्वालिफाइड वीटो जैसे सस्पेंसिव वीटो जो होता है उसको सिंपल मेजॉरिटी से उसे समाप्त किया जा सकता है, तो क्वालिफाइड वीटो को स्पेशल मेजॉरिटी से समाप्त कर सकते हैं श्रेया जी। ठीक है, और किसी का कोई डाउट?
बताइए। अब इसके आगे की जो बात है एलोकेशन ऑफ, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स इन लोकसभा आफ्टर इच सेंसस, है ना, एवरी सेंसस के बाद कैसे रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट होता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए ये तो पूर्णतः सौरभ जी केंद्र सरकार के ऊपर है ना, वो लोग डिमांड कर रहे हैं, अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है ना। ठीक है, ये गवर्नमेंट के ऊपर है, करना चाहे तो सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है, क्योंकि स्केड्यूल 6 में चेंज करने के लिए कोई भी चीज अगर जोड़ना है तो सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं इसे। सीपीआई का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अच्छा आप एंग्लो इंडियन हैं, वाह बहुत बढ़िया विवेक जी, गुड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत और? सर फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्टेट उत्तराखंड है यूसीसी अप्लाई करने वाला। हाँ जी बिल्कुल, गोलू बघेल जी। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, कहाँ से हैं आप, मतलब आपके मतलब जो पूर्वज हैं वो कहाँ के थे? ब्रिटेन के। वो राजनीतिक पार्टी से नहीं हो सकते हैं, है ना, लेकिन आयुष जी जब वो ज्वाइन करते हैं तो उनको 6 महीने का समय दिया जाता है, जब उनको नॉमिनेट किया जाता है तो वो किसी राजनीतिक दल से नहीं हो सकते हैं, ठीक है, जो मनोनीत सदस्य होते हैं। लेकिन जब वो मनोनीत होंगे, है ना, तो वो मनोनीत होने के 6 महीने के अंदर, 6 महीने का उनके पास समय होता है, वो अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहें तो 6 महीने के अंदर वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, आ गया समझ में आयुष? और किसी का कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो पूछो। ऐसा नहीं है विवेक जी, है ना, विश्वास है कि आप एंग्लो इंडियन हैं, है ना। हाँ गोवा ने देखो आजादी के पहले किया था, है ना, लेकिन वो बोला था आजादी के बाद यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य वो उत्तराखंड है ना, ये बोल रहा है सोनू जी। ठीक है, चल, और किसी को कोई डाउट कोई परेशानी? क्योंकि 6 महीने का टाइम इनफ होता है आपको, मतलब किस पार्टी की विचारधारा आपसे मिलती है, किस पार्टी की विचारधारा आपसे नहीं मिलती है, इसके लिए 6 मंथ का टाइम इनफ है। इतने दिन में आप डिसाइड कर लीजिए, है ना, आपको किस पार्टी को ज्वाइन करना है ना। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 6 महीने के बाद का आपका टाइम नहीं है, 6 महीने के बाद आप किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसा हमारा दल बदल कानून कहता है, एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है। ये 2029 में होगा, है ना, अभी तो सेंसस का डाटा ही कहाँ आया है चंद्रेश जी, सेंसस का डाटा आएगा फिर डिलिमिटेशन होगा, है ना, तब जाकर होगा ना, 2029 के इलेक्शन में, अभी कैसे हो? किसी फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है, नहीं नहीं मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। बताइए क्या डाउट है एक सर, अभी जो सीए लागू हुआ है उसका कुछ लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे किसी और दिन, ठीक है। क्योंकि नीतीश कुमार किसी पार्टी को नहीं बदलते हैं, नीतीश कुमार वो अपना गठबंधन बदलते हैं, वो अलायंस चेंज करते हैं, वो पार्टी नहीं चेंज करते, ठीक है, वो तो जदयू से ही रहते हैं, लेकिन वो अपना अलायंस चेंज कर लेता है। पहले आरजेडी के साथ वो सरकार बनाया था पहले, फिर बीजेपी के साथ बना लिया। अलायंस चेंज करने पर कोई ऐसा दल बदल कानून नहीं लगता, अगर जब आप पार्टी चेंज करते हैं तब लगता है, ठीक है। चुनाव का टिकट कैसे मिलता है, तो वो पार्टी में आपको काम करना पड़ता है उस पार्टी के लिए, तब जाकर मिलता है। कई पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और पार्टी को लगेगा कि हाँ ये कैंडिडेट है, ये जीत सकता है चुनाव, तो आपको देंगे। चलिए, इरेलीवेंट डाउट मत पूछिए आप लोग। सर एपीजे अब्दुल कलाम ने की पीएचडी नहीं कर रखी फिर भी डॉक्टर क्यों लगाया है? उनको मानद उपाधि मिली है ना, ऑनररी मिलता है उनको, कई लोगों को ऑनररी डॉक्टरेट का भी उपाधि मिलता है उनको कार्य को लेकर, ठीक है, सम्मान के रूप में, तो इसलिए। चलिए तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, आगे की क्लास में, तब तक के लिए ठीक है।
तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।